हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आपने देखा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में। उसी के कंटिन्यूएशन में अम्नियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड दो डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं, जिसमें एक नाम होता है ओलिगोहाइड्राम्नियोस और दूसरा होता है पॉलीहाइड्राम्नियोस। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओलिगोहाइड्राम्नियोस के बारे में। तो ओलिगोहाइड्राम्नियोस मैंने कहा दो टर्म होती है, एक तो होता है ओलिगोहाइड्राम्नियोस और दूसरा होता है पॉलीहाइड्राम्नियोस। बात ये आती है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। क्या देखो, ओलिगो का मतलब सब लोगों को पता है, ओलिगो का मतलब होता है कम और पॉली का मतलब होता है ज्यादा। मैंने कहा अगर एम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम लेस देन 200 ml, कितना लेस देन 200 ml अगर होगा तो ये कंडीशन क्या लाएगी, क्या ओलिगोहाइड्राम्नियोस। अगर मैंने कहा अम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम मोर देन 2000 ml, ये कंडीशन क्या रहेगी, पॉलीहाइड्राम्नियोस। बात ये आती है कि ये कब हमें देखने को मिलता है। मैंने कहा जब प्रेगनेंसी टर्म डिलीवरी की तरफ पहुंचती है, टर्म जेस्टेशन की तरफ, मैंने कहा लगभग 37 to 42 वीक्स, इस समय तक जो अम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो 600 से 800 ml होना चाहिए। जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एट टर्म या नियर टर्म अम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, तो वहां हमने देखा 600 से 800 ml। तो मैंने कहा 600 से 800 ml अगर अम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 200 से कम हो गया तो मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है। अब कम होना क्या कहलाता है, ओलिगोहाइड्राम्नियोस, और ज्यादा होना क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्राम्नियोस। मैंने कहा अम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम मोर देन 2000 ml गया तो ये कंडीशन कहलाएगी क्या, पॉलीहाइड्राम्नियोस। अब इसी के रिगार्डिंग हम एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे ओलिगोहाइड्राम्नियोस के बारे में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें पता चला ओलिगोहाइड्राम्नियोस का मतलब क्या है कि ऐसा वॉल्यूम फ्लूइड का, अम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जिसमें अम्नियोटिक फ्लूइड 200 ml से कम हो जाता है, तो वो टर्म कहलाती है ओलिगोहाइड्राम्नियोस। बात ये आती है हमको कैसे पता चलेगा कि अम्नियोटिक फ्लूइड है कितना। तो उसके लिए हम एक इन्वेस्टिगेशन यूज में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है यूएसडी, जो सब लोग जानते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके थ्रू पता लगाते हैं। तो बात आती है पता कैसे लगाते हैं। मैंने कहा अम्नियोटिक फ्लूइड में हम क्या करते हैं, मदर का जो एब्डोमेन होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं इस तरीके से, जो यूट्रस होगा। अब यहाँ देखो, एक को मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको मैंने नाम दिया सी और ये है डी। इनको हम बोलते हैं पॉकेट। क्या बोलते हैं, पॉकेट। तो मैंने कहा अब हमारे पास कितने पॉकेट हो गए टोटल, इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकल पॉकेट। वर्टिकल पॉकेट। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कंप्लीट मिलके बनाते हैं क्या, एएफआई। और एएफआई का मतलब होता है एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। मतलब हम यूएसडी के थ्रू क्या मेजर करते हैं, अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। कि बोले अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का मतलब हमको पता चला कि ये जो 4 पॉकेट बनाए हैं, इन पॉकेट में जितना अम्नियोटिक फ्लूइड भरा होगा उससे हम पता लगा लेंगे कि वॉल्यूम क्या है। बात ये आती है कि इससे हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अम्नियोटिक फ्लूइड में जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें ये पॉकेट जो होते हैं इनकी लेंथ होती है 5 to 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वर्टिकल पॉकेट, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 5 से 24 सेंटीमीटर। मतलब एक पॉकेट की लेंथ कितनी हो सकती है, 5 से 24 सेंटीमीटर। अब इस रेंज में अगर उस पॉकेट की लेंथ आती है तो ये कहलाता है क्या, नॉर्मल। क्या कहलाएगा, नॉर्मल। मैंने कहा अगर इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गई तो ये कंडीशन कहलाएगी ओलिगोहाइड्राम्नियोस। और अगर मैंने कहा इसकी लेंथ मोर देन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हुई तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीहाइड्राम्नियोस। क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्राम्नियोस। तो मैंने कहा सिंपल मीनिंग में एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। मैंने कहा अम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम पता लगाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस परफॉर्म करते हैं, क्या, यूएसडी। और यूएसडी के थ्रू हम क्या करते हैं, 4 पॉकेट बनाते हैं। किसमें, मदर के यूट्रस का जो एरिया होता है उसमें। और मैंने कहा 4 पॉकेट इस तरीके से मैंने बनाए, ए बी सी और डी। अब इन पॉकेट की हम लेंथ मेजर करते हैं और ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये कहलाता है अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एएफआई हम इसको बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से 24 सेंटीमीटर। मैंने कहा एक पॉकेट की जब हम लेंथ मेजर करेंगे तो नॉर्मल अम्नियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से इस पॉकेट की लेंथ जो होगी वो 5 से 24 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, तब तो माना जाएगा नॉर्मल अम्नियोटिक फ्लूइड। अगर मैंने कहा इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हुई तो ये
कंडीशन होगी ओलिगोहाइड्रोनियस। और अगर मैंने कहा इसकी लेंथ मोर देन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हुई तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीहाइड्रोनियस। अब इसी के रिगार्डिंग मैंने कहा इसी पॉकेट में ये लार्जेस्ट पॉकेट हो गया, इसी में छोटे छोटे पॉकेट हम इस तरीके से और बनाते हैं। यहाँ मैं स्पेस कम है तो इसलिए 2 ही पॉकेट बना पा रहा हूँ, हम इस तरीके से छोटे छोटे सिंगल पॉकेट बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट SDP। बोले इससे हमको कैसे पता चलेगा? मैंने कहा इसमें एक सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 से 8 सेंटीमीटर। कितना होती है? 2 से 8 सेंटीमीटर। मैंने कहा अगर एक सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की वैल्यू लेस देन 2 सेंटीमीटर हुई तो ये कंडीशन कहलाएगी ओलिगोहाइड्रोनियस। और अगर मैंने कहा इसकी लेंथ मोर देन 8 सेंटीमीटर हुई तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीहाइड्रोनियस। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब मिलकर क्या बनाता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा ये होती है 5 to 24 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हम मेजर करते हैं कि कितना वॉल्यूम या क्या रेंज होती है एमनियोटिक फ्लूइड की। अब मैंने कहा इसके हिसाब से हम ओलिगो भी पता लगा सकते हैं और पॉली के बारे में पता लगा सकते हैं। आई होप सो इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक था ओलिगोहाइड्रोनियस। मैंने कहा ओलिगोहाइड्रोनियस जो होता है इसकी वजह क्या होती है? तो सबसे पहले मैं बात करूं वॉल्यूम हमको पता चला कितने से कम होगा? 200 ml से कम। अगर मैं बात करूं कॉजेस के बारे में कि कौन कौन से रीजन होते हैं तो उसमें देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं माइल्ड ओलिगोहाइड्रोनियस का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइल्ड ओलिगोहाइड्रोनियस, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इडियोपैथी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा माइल्ड ओलिगोहाइड्रोनियस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा? ओलिगोहाइड्रोनियस। जबकि मॉडरेट टू सीवियर ओलिगोहाइड्रोनियस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा? तो ये रहेगा रीनल एजेनेसिस। क्या रहेगा? रीनल एजेनेसिस। बोले रीनल एजेनेसिस का मतलब क्या है? मैंने कहा किडनी जो है ये मतलब एब्सेंस ऑफ जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, कि किडनी जो है वो ढंग से नहीं बन पाई। और इसमें जो किडनी होती है वो हमें हॉर्स सो शेप किडनी देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलेगी? हॉर्स सो शेप किडनी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं देख चुका हूँ कि एग्जाम में एग्जामिनर जो है इंटरेस्ट दिखा था ऐसे क्वेश्चन डालने में। तो मैंने कहा माइल्ड ओलिगोहाइड्रोनियस का मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक, मॉडरेट टू सीवियर ओलिगोहाइड्रोनियस का मोस्ट कॉमन कॉज रीनल एजेनेसिस या फिर हॉर्स सो शेप किडनी। तो ये तो है इनके मोस्ट कॉमन कॉज। अगर मैं बात करूं अदर कॉजेस के बारे में, बोले अदर कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो यहां देखिए उनमें सबसे पहला नाम आता है प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन जो है वो समय से पहले क्या हो गई? रप्चर। या फिर मैंने कहा उस मेम्ब्रेन में क्या था? स्मॉल होल इन मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन में क्या था? एक छोटा सा होल बना हुआ था। उस होल में से क्या था? एमनियोटिक फ्लूइड लीक करता था, और लीक करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो एक ये वजह हो सकती है किसकी? ओलिगोहाइड्रोनियस की। दूसरा मैं बात करूं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, तो ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम धीरे धीरे डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। डिमिनिश मतलब कम होना, जैसे मैं बताया था कि 42 वीक्स के बाद में इसका वॉल्यूम लेस देन 200 ml या लगभग 200 ml हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मतलब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या होगा? इसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी ये ओलिगोहाइड्रोनियस होगा। फिर इसके बाद जैसे मैं बताया कोई भी डिफेक्ट इन फीटल किडनी, कि बच्चे की किडनी में क्या हो गया? डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वो मैं पहले बता चुका हूं, वो कौन होता है? फीटल यूरिन। जिसके ड्यूरेशन के हिसाब से बताया था कि 12 वीक से पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा, फिर उसके बाद बताया था मैं 12 से 20 वीक के समय डिफ्यूजन ऑफ फीटल स्किन, कि बच्चे की जो फीटल स्किन होती है उसका डिफ्यूजन होता है, मतलब कॉर्निफिकेशन मतलब बच्चे की जो फीटल स्किन है वो किसमें शामिल हो जाएगी? एमनियोटिक फ्लूइड में। फिर इसके बाद में बताया था कि आफ्टर 20 वीक्स, मैंने कहा उस समय बच्चे की फीटल किडनी जो होती है वो यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, और यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी तो फीटल यूरिन बनेगा, और ये यूरिन सबसे ज्यादा बनाता है क्या?
अमनियोटिक फ्लूइड। तो ये सारी चीजें हम पहले की क्लास में बात कर चुके हैं। तो मैंने कहा यहाँ क्या होगा, अगर बच्चे की किडनी में कोई डिफेक्ट हुआ, उस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा कि अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि फीटल यूरिन किस में हेल्प करता है, अमनियोटिक फ्लूइड बनाने में। तो मैं यहाँ बता रहा था कॉजेज में, एक हमने पढ़ा माइल्ड का मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक, दूसरा मॉडरेट का मोस्ट कॉमन कॉज रीनल एजेनेसिस, जिसमें किडनी की शेप हॉर्स सो शेप हमें देखने को मिलती है। अदर कॉजेज में मैं बात कर रहा था प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और मैंने कहा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है वो समय से पहले रप्चर होगी या फिर उस मेम्ब्रेन में क्या था, कोई स्मॉल होल बना हुआ था, पर उससे क्या होगा, अमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से लीक करेगा, और लीक करेगा तो क्या होगा, अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने कहा कोई भी डिफेक्ट इन फीटल किडनी, कि बच्चे की किडनी में क्या होगा, कोई डिफेक्ट। अब फीटल किडनी में कोई डिफेक्ट हो गया तो उससे क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा तो ऑब्वियसली अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम भी कम देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा नेक्स्ट मैं कॉजेज की बात करूं, अगले कॉजेज में नाम आता है अदर कॉजेज में ही, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्पैरिंग इफेक्ट। तो ये क्या समस्या होती है, ब्रेन स्पैरिंग इफेक्ट। मैंने कहा किसी भी वजह से अगर बच्चे में ब्लड सप्लाई कम हुई, अगर ब्लड सप्लाई कम हुई तो इसमें क्या होगा, बच्चे के ब्रेन को जो ब्लड है वो जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, बच्चे के ब्रेन को। बच्चे के ब्रेन को ब्लड जाएगा तो मतलब उसको इंडिकेशन मिलेगा कि बॉडी में क्या है, ब्लड कम है। अब ब्लड कम है तो यहाँ देखो कि बच्चे की फीटल किडनी जो होगी, फीटल किडनी गेट लेस ब्लड, क्योंकि अगर बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो बच्चे की किडनी को भी कम ब्लड मिलेगा, और कम ब्लड मिलेगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन भी कम होगा, और फिल्ट्रेशन अगर कम होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन भी कम होगा, और यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा तो मैं पहले बताया था कि अमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है, फीटल यूरिन। तो यहाँ देखो फिर अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो इस तरीके से ये इफेक्ट क्या कहलाता है, ब्रेन स्पैरिंग इफेक्ट। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं कि मैंने कहा ड्यू टू एनी रीजन बच्चे में ब्लड वॉल्यूम में ब्लड सप्लाई कम हुई, और उस वजह से क्या होगा, बच्चे के ब्रेन को ब्लड मिलेगा, और ब्रेन को ब्लड मिलेगा तो ब्रेन को ब्लड भी कम मिलेगा, तो ब्रेन को कम ब्लड मिलेगा तो पूरी बॉडी में इंडिकेशन भेजेगा कि बॉडी में क्या है, ब्लड कम है। तो बच्चे की जो किडनी होगी फिर उसको भी कम ब्लड मिलेगा, फीटल किडनी गेट लेस ब्लड, तो उससे क्या होगा, किडनी भी कम फिल्ट्रेशन करेगी, ब्लड का जितना आएगा उतना फिल्ट्रेशन करेगी। अब पहले ही ब्लड वॉल्यूम कम है तो फिल्ट्रेशन भी कम हो रहा है, तो बच्चे में यूरिन भी कम बनेगा, और यूरिन कम बनेगा तो ऑब्वियसली अमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये इफेक्ट कहलाता है क्या, ब्रेन स्पैरिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अलावा एक दूसरा रीजन और क्या हो सकता है, तो उसमें नाम आता है ड्रग्स। बोले ड्रग्स का एक बेस्ट एग्जांपल इंडोमेथासिन। बोले ये इंडोमेथासिन क्या करती है, मैंने कहा जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है, डक्टस आर्टेरियोसस, इस डक्टस आर्टेरियोसस का क्लोजर करवाती है। क्या करवाती है, क्लोजर। तो मैंने कहा किसी प्रेग्नेंट फीमेल को क्या दे दिया गया, इंडोमेथासिन, तो ये डक्टस आर्टेरियोसस क्या होगा, पहले ही बंद हो जाएगा। अब पहले ही बंद हो जाएगा तो बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हुआ तो वापस से वही प्रॉब्लम कि बच्चे के किडनी जो होगी उसको कम ब्लड मिलेगा, तो किडनी में डिफेक्ट आएगा, और कम यूरिन बनाएगी तो अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम भी कम देखने को मिलेगा। तो ये क्या थी, ड्रग इंडोमेथासिन। नेक्स्ट मैं बात करूं एमनियोन नोडोसम। बोले एमनियोन नोडोसम क्या होता है, मैंने कहा ट्यूमर ऑफ एमनियोन मेम्ब्रेन। जैसे कल मैं डायग्राम बनाया था उसमें बताया था कि बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, ये बच्चा है इसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी जो ये बाहर वाली लेयर है ये एमनियोन कहलाती है, और इसके ऊपर एक और लेयर होगी वो क्या कहलाती है, कोरियोन। तो मैंने कहा ये जो एमनियोन वाली एग्जांपल, तो मैंने कहा एमनियोन नोडोसम का मतलब क्या होता है, ट्यूमर ऑफ एमनियोन मेम्ब्रेन। अब एमनियोन मेम्ब्रेन में अगर ट्यूमर बन गया तो क्या होगा, ये एमनियोटिक फ्लूइड भी कम मिलेगा। फिर इसके बाद एक और कंडीशन होती है, मैंने कहा उसको हम बोलते हैं यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। फिर इसका मतलब क्या होता है, यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। मैंने कहा ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है मैटरनल पीआईएच वाली कंडीशन में, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मदर में अगर क्या हुआ, हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ प्रेशर का लेवल हमें ज्यादा देखने को मिलता है, प्रेशर ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, मैंने कहा प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कि
अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम कम मिलेगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम मिलेगा। अब यहाँ मैंने कहा प्रेशर ज्यादा है हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में, तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या मिलेगा, कम। अब वॉल्यूम कम मिलेगा तो ब्लड का वॉल्यूम डाउन हुआ, अब ब्लड का वॉल्यूम डाउन हुआ तो ऑब्वियसली बच्चे की किडनी को कम ब्लड मिलेगा, किडनी को कम ब्लड मिला तो वही वापस से क्या समस्या होगी कि वो कम यूरिन का फॉर्मेशन करेगी या कम ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगी और यूरिन कम बनेगा, और क्या होगा बच्चे में अमनियोटिक फ्लूइड का क्या हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। इस वर्ड का मतलब ये है कि यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी यानी कि यूट्रस के थ्रू प्लासेंटा को कम सप्लाई मिलेगी, कम सप्लाई मिलेगी तो बच्चे को कम सप्लाई मिलेगी, तो सारी चीजें कम होंगी तो अमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम होगा। आई होप सो समझ आया होगा। तो मैंने कहा ये अदर कॉज था। फिर इसके बाद एक और कॉज की मैं बात करूं, दैट इज द आईयूजीआर, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कि बच्चे में क्या होगा, आईयूजीआर। बोले इससे क्या होगा, आईयूजीआर से मैंने कहा अगर बच्चे में ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ रिटार्डेड होगी, तो क्या होगा, ये बच्चा जो है यूरिन भी कम बनाएगा, और यूरिन कम बनाएगा क्योंकि खुद की ग्रोथ रुकी हुई है तो यूरिन भी ऑब्वियसली कम बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चे में अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, ओलिगोहाइड्रामियोस। एम आई क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें हमको पता चली कॉजेस के बारे में। कॉजेस के बारे में बात करूं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये ओलिगोहाइड्रामियोस है या पॉलीहाइड्रामियोस है, तो उसके लिए हम करते हैं क्या, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। क्या करते हैं, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीजें हम देखते हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि हाइट ऑफ यूटरस लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, कि प्रेगनेंसी के हिसाब से या जेस्टेशन के हिसाब से यूटरस की हाइट जितनी होनी चाहिए थी वो हाइट कम मिलेगी। कम क्यों मिलेगी, मैंने कहा अगर अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम है तो अगर ये ज्यादा होता तो यूटरस थोड़ा डिस्टेंट होता तो ज्यादा हाइट मिलती। अब यहाँ वॉल्यूम कम है तो यूटरस की हाइट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। फिर इसके बाद दूसरा होता है डिक्रीज वेलोटमेंट। वेलोटमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो फ्लूइड में बच्चे के चारों तरफ फ्लूइड होता है और वो यूटरस में पाया जाता है, तो यूटरस में जैसे ही मूवमेंट होती है तो बच्चा ऊपर नीचे और साइड बाय साइड मूवमेंट करता रहता है, ये क्या कहलाता है, वेलोटमेंट कहलाता है। तो मैंने कहा ये वेलोटमेंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ तो अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम ही कम, तो बच्चे को स्पेस नहीं मिलेगा। स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बच्चे में बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि यहाँ वेलोटमेंट जो है वो कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं तीसरी कंडीशन जो होती है डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, कि बच्चे की मूवमेंट्स क्या होंगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड का वॉल्यूम नहीं है तो बच्चे को स्पेस नहीं मिलता, यूट्रस डिस्टेंट नहीं है, स्पेस नहीं मिल रहा तो बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाया तो ये क्लास जो लास्ट क्लास हुई उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि यूट्रस के डिस्टेंट होने की वजह से बच्चा आसानी से फ्रीली मूवमेंट्स कर सकता है और उससे क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ में हेल्प होती है। तो यहाँ बच्चे की ग्रोथ भी क्या मिलेगी, लेस। क्या मिलेगी, बच्चे की ग्रोथ लेस। ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलेगी, जब हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फाइंड आउट करेंगे। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, मैंने कहा यहाँ एक तो हाइट ऑफ यूट्रस क्या मिलेगा, लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। दूसरा मैंने कहा वेलोटमेंट, बच्चा जो मूवमेंट करता है साइड बाय साइड ऊपर नीचे एब्डोमेन में, तो वो क्या मिलेगा, कम। तीसरा मैंने कहा फीटल मूवमेंट्स भी क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। और बच्चे की मूवमेंट्स अगर कम हुई तो उसको स्पेस कम मिला तो बच्चे की क्या होगी, ग्रोथ भी कम देखने को मिलेगी। ये सारी बातें किसके बारे में, पर एब्डोमिनल। मैंने कहा ये सारी बातें थी किसके बारे में, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में, कि जब हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो एक तो यूट्रस की जो हाइट है वो कम मिलेगी, वेलोटमेंट कम मिलेगा, फीटल मूवमेंट्स कम मिलेंगे, बच्चे की ग्रोथ क्या मिलेगी, कम मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो बातें थी किसके बारे में, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में। अब मैं बात करूं कि इस समस्या में यानी कि ओलिगोहाइड्रामियोस में कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या देखने को मिलेंगे, कि बच्चे में क्या क्या समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है, मैंने कहा एक तो बच्चे की क्या होगी, ग्रोथ कम मिलेगी, बच्चे की ग्रोथ क्या मिलेगी, कम, बच्चे की ग्रोथ कम मिलेगी। फिर दूसरा मैं बात करूं लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट, तो ये क्या बीमारी होती है, लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट। मैंने कहा यहाँ बच्चे को स्पेस नहीं मिल पाया तो बच्चे के जो एक्सट्रीमिटीज हैं
जो लिम्स है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाए तो बच्चे के लिम्स में क्या हो गया, रिडक्शन देखने को मिला। ये टर्म क्या कहलाती है, लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट में बात करूं तीसरा कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, कि बच्चे में क्या नहीं हुआ, लंग्स का फॉर्मेशन ढंग से नहीं हुआ। हाइपो मतलब कम, प्लेजिया मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, तो बच्चे में अगर नंबर ऑफ सेल कम मिलेगा तो स्ट्रक्चर भी कम बनेगी। तो अब ये लंग्स में समस्या हुई तो इसलिए इस टर्म को नाम क्या दे दिया, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। मैंने कहा दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द कंडीशन ऑफ ओलिगोहेड्रम क्या होता है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसके बाद तीसरा चौथा रीजन जो होता है, मैंने कहा यहाँ बच्चे को क्या मिला, लेस स्पेस, कि बच्चे को स्पेस क्या मिला, कम। और अगर बच्चे को स्पेस कम मिला तो उस वजह से क्या हुआ, बच्चे को स्पेस कम मिलेगा तो इसकी मूवमेंट्स क्या मिलेगी, कम। क्या होगा, मूवमेंट्स क्या मिलेगी, कम। और बच्चे को अगर मूवमेंट्स कम मिली तो इस बच्चे की ग्रोथ क्या मिलेगी, कम। और बच्चे की अगर ग्रोथ कम मिलेगी तो इससे बच्चे का साइज क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। बच्चे का साइज क्या मिलेगा, कम, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई। अब बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाई तो यहाँ देखो मैंने कहा अब इसकी वजह से यूट्रस की स्ट्रेचिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर इसमें प्रॉपर वॉल्यूम होता तो यूट्रस की स्ट्रेचिंग होती। अब यूट्रस की स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो मतलब यूट्रस में इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाएंगे, और इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाएंगे तो ये डिलीवरी कैसी होगी, पोस्टर। कैसी डिलीवरी होगी, पोस्टर। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, ओलिगोहेड्रम का। तो मैंने कहा कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं, एक तो बच्चे की ग्रोथ कम मिली, दूसरा मैंने कहा लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट, तीसरा मैं बोला पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, यानी कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और कौन सी कंडीशन में, ओलिगोहेड्रम वाली। फिर इसके बाद मैंने कहा लेस स्पेस मिला बच्चे को, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड होता तो यूट्रस को डिस्ट्रैक्ट कर देता, तो मूवमेंट्स कम हुई, ग्रोथ कम हुई, तो ग्रोथ कम हुई तो यूट्रस की स्ट्रेचिंग नहीं होगी, और स्ट्रेचिंग नहीं हुई तो बच्चे को कॉन्ट्रैक्शन क्या मिलेंगे, कम। और सॉरी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, कम। तो इफेक्टिव लेबर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो क्या होगा, लेबर कैसी होगी, फिर पोस्ट टर्म डिलीवरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो कॉम्प्लिकेशन की सीरीज में अगला कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज द, मैंने कहा यहां थोड़ा ध्यान से सुनना कि बच्चे को क्या मिला, लेस स्पेस। बच्चे को लेस स्पेस मिला तो उस वजह से बच्चे की ग्रोथ क्या हुई, कम। और बच्चे की ग्रोथ कम होने की वजह से क्या होगा, बच्चे का कॉर्ड जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि वहां उतना स्पेस नहीं है, तो कॉर्ड कंप्रेशन। और अगर कॉर्ड कंप्रेशन हुआ तो बच्चे को ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी, लेस। और बच्चे को ब्लड सप्लाई अगर लेस मिली तो बच्चे में क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस। और इस डिस्ट्रेस की वजह से क्या होगा, बच्चा मेकोनियम पास आउट कर देगा। क्या कर देगा, मेकोनियम पास आउट। और मेकोनियम पास आउट किया तो इस मेकोनियम को बच्चा क्या करेगा, एस्पिरेट। क्या करेगा, एस्पिरेट। और अगर मेकोनियम एस्पिरेट किया तो ये टर्म कहलाती है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। क्या कहलाता है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ये सारी चीजें किस वजह से हुई, मैंने कहा अगर बच्चे को कम स्पेस मिला तो बच्चे की ग्रोथ कम हुई, और कम स्पेस मिलेगा तो यहाँ क्या होगा, बच्चे का कॉर्ड जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। और अगर कॉर्ड कंप्रेस हुआ तो बच्चे में ब्लड सप्लाई कम होगी, और ब्लड सप्लाई कम हुई तो बच्चे में क्या होगा, डिस्ट्रेस, यानी कि फ्यूटल डिस्ट्रेस। और उस डिस्ट्रेस वाली कंडीशन में, स्ट्रेस वाली कंडीशन में बच्चा मेकोनियम पास आउट करेगा। और मेकोनियम पास आउट करने की वजह से क्या होगा, अब वो उसको जहां पास आउट करेगा तो बच्चा स्वेलो करता है एमनियोटिक फ्लूइड का। सोलो कितना करता है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो मेरे को लगभग 200 से 250 ml पर डे बच्चा क्या करता है, स्वेलो एमनियोटिक फ्लूइड। कितना एमनियोटिक फ्लूइड सोलो करता है, तो 200 से 250 ml पर डे सोलो करता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो मैंने कहा अब मेकोनियम पास आउट कर दिया बच्चे ने, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को सोलो करेगा, तो मेकोनियम को सोलो कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको एस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एमनियोटिक फ्लूइड जाने की वजह से होगा, सॉरी मेकोनियम जाने की वजह से होगा। तो ये टर्म क्या कहलाएगी, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अब इससे एक और क्वेश्चन बन गया कि बच्चे में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड बच्चा एक दिन में कितना सोलो करता है, तो 200 से 250 ml पर डे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो कि कॉम्प्लिकेशन के बाद एक और रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं कि
एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये एक कम हमें देखने को मिलता है, तो वहां क्या होता है उसके दो रीजन होते हैं, एक तो कम हमें देखने को मिलेगा और एक ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि ओलिगो और पॉली। कि ओलिगो वाली कंडीशन में तो क्या होता है कि बच्चे में क्या हो गया, किडनी डिफेक्ट, कि बच्चे की किडनी में क्या है, कोई डिफेक्ट है, तो उससे क्या नहीं बन रहा, यूरिन नहीं बनता, और यूरिन नहीं बनता लेकिन बच्चे में स्वेलोइंग प्रॉपर है, और बच्चे में स्वेलोइंग तो प्रॉपर है, मतलब बच्चा स्वेलो तो उतनी ही रेट से कर रहा है लेकिन क्या नहीं फॉर्मेशन नहीं कर रहा, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, और फॉर्मेशन नहीं कर रहा और स्वेलो भी कर रहा है, फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या होता है, डाउन। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्रामियोज। जबकि पॉलीहाइड्रामियोज में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है पॉलीहाइड्रामियोज में, वो भी यहाँ साथ साथ पढ़ लेते हैं। मैंने कहा पॉलीहाइड्रामियोज में क्या देखो स्वेलोइंग डिफेक्ट होता है बच्चे में, क्या होता है, स्वेलोइंग डिफेक्ट। स्वेलोइंग डिफेक्ट के एग्जांपल मैंने कहा ईसोफेजियल अट्रेसिया, कि ईसोफेगस की ओपनिंग क्या हो गई, नहीं बनी, ईसोफेजियल अट्रेसिया, ए मींस एब्सेंस और अट्रेसिया मतलब ओपनिंग, तो ईसोफेगस की ओपनिंग नहीं बनी तो बच्चा स्वेलो नहीं करेगा। फिर इसके बाद दूसरा ड्यूडेनल अट्रेसिया, कि ड्यूडेनल अट्रेसिया का मतलब क्या है कि बच्चा स्वेलो तो कर रहा है लेकिन वो आगे ड्यूडेनल से पास आउट नहीं पा रहा है क्योंकि ड्यूडेनल में ओपनिंग नहीं बनी, तो वो भी यहीं कलेक्ट हो जाएगा, तो बच्चा ज्यादा स्वेलो नहीं करेगा। अब स्वेलो करेगा नहीं और उधर से किडनी प्रॉपर काम कर रही है, और किडनी प्रॉपर काम कर रही है तो उधर से प्रॉपर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रॉपर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ कंडीशन कौन सी होगी, पॉलीहाइड्रामियोज, जबकि ओलिगो में इसका जस्ट अपोजिट था। तो ये सारी बातें थी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे किसके बारे में, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पॉलीहाइड्रामियोज। बात ये आती है कि अगर किसी मदर में एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कुछ तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको ठीक करने के लिए कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो यहां हम करते हैं एमनियो इन्फ्यूजन, मतलब यहां क्या करेंगे, एमनियो का इन्फ्यूजन करते हैं, किसका, एमनियोटिक इन्फ्यूजन, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि इस एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर, जिस समय हम एमनियोटिक फ्लूइड को इन्फ्यूज कर रहे हैं मतलब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो मैंने कहा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी से रिलेटेड एक दूसरी चीज मैंने कहा, इस समय जब हम एमनियो इन्फ्यूजन कर रहे हैं तो उस समय इंट्रा यूटेराइन प्रेशर मैंने कहा शुड नॉट बी मोर देन 25 mm of Hg, मतलब कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 mm of Hg से ज्यादा। तो मैंने कहा जिस भी मदर में क्या हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हुई है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, एमनियो का इन्फ्यूजन करते हैं, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड उसको इन्फ्यूज करते हैं। कितने टेम्परेचर पे इन्फ्यूज करते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने कहा कितना इंट्रा यूटेराइन प्रेशर होना चाहिए, तो लेस देन 25 mm of Hg, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी किसके बारे में, ओलिगोहाइड्रामियोज के बारे में। आई होप सो समझ आया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करते रहेंगे और इसी तरीके से हम आगे सीरीज में कंटिन्यू करेंगे ऑब्स्टेकल गायनेकोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट अबाउट द क्लास।